हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, देख लिया होगा आपने कि आज हम जनरल स्टडीज़ का एक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने लगभग है ना 50 क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं और सभी के सभी MCQ टाइप हैं। और साथ ही साथ हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि जिनकी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगी उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। और अगर आप यूपी PCS RO ARO या यूपी पुलिस के लिए एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट मंथ अभी फरवरी में ये दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने हैं, तो अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSI के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को हमने इसमें समावेश किया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल देख करके आप पता करेंगे कि हाँ कुछ टेस्ट था। और अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह से आगे टेस्ट लेकर के आते रहें आपके लिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को इसमें हमने समावेश किया है। और सभी जो सेक्शन होते हैं GS के जितने भी सेक्शन होते हैं, सभी सेक्शन से हमने लिया है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिए, सभी जानते हैं कि राजा पोरस के बीच और सिकंदर, इन दोनों के बीच में 326 में एक युद्ध हुआ था, है ना। और ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर हुआ था, यहाँ पूछा है। ऑप्शन है सतलज, यमुना, चंबल या फिर झेलम, ठीक है। तो सही आंसर की हम अपेक्षा करेंगे। तो सही आंसर आप अपना भी लगाते रहें कि आपका आंसर क्या है, ताकि आपको अपने लेवल का भी पता लगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो D है, झेलम नदी है। झेलम नदी के किनारे पर इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो झेलम, तो 326 में, है ना, झेलम नदी के तट पर ये सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था, क्योंकि जो सिकंदर की जो सेना थी वो हिंदू कुश के पहाड़ों को पार करते हुए भारत में पहुंची थी। तो यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिकंदर की जो सेना थी वो किस दुर्ग से किस दर्रे से पास होकर के वो भारत आई थी, किसको पार करके भारत आई पहुंची थी। तो सही आंसर होगा हिंदू कुश के जो पर्वत है, हिंदू कुश पहाड़ हैं, उनको पार करते हुए ये भारत में पहुंची थी। तो बहुत ही आसान, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है ना। एक क्वेश्चन देखिए, 326 में हुआ था ये युद्ध, राजा और सिकंदर के बीच, राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, झेलम नदी के तट पर हुआ था। और जो झेलम की सिकंदर की जो सेना थी जो भारत में एंटर हुई थी, वो किसको, हिंदू कुश पर्वत को पार करके के भारत में आई थी। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय वंश है एक विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। सभी जानते हैं विजयनगर जो साम्राज्य था, इसकी जो स्थापना की थी, इसको जो स्थापित किया था वो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, ठीक है। इन्होंने ही इसको स्थापित किया था। तो सही आंसर नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार या फिर दंती दुर्ग। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो B है यहाँ पर हरिहर है, वो ऑप्शन सही होगा। देखिए, जब जो मोहम्मद तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था, तो उस समय पर दो हिंदू भाई थे, है ना, राजकुमार हिंदू भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में, ठीक है, कब 1336 ईस्वी में इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जो आगे क्या बना था, ये विजयनगर साम्राज्य बना था, ठीक है। कौन सा बना था, विजयनगर साम्राज्य बना था ये गलत हो गया। तो ठीक है, यहाँ से तो हरिहर और बुक्का थे, कब की गई थी, 1336 ईस्वी में। और किन नदियों के बीच में ये राजवंश स्थापित किया था इन्होंने, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में इन्होंने इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन नदियों के बीच में इसकी स्थापना की थी, कब की थी, किसने की थी। और उस समय दक्षिण का जो शासक था उस समय
ये कौन अपनी शक्तियों को ख़त्म कर रहा था जिन उस समय पर जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हेलियोडोरस हेलियोडोरस जो स्तंभ है वो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो हेलियोडोरस जो स्तंभ है ये कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, मध्य प्रदेश में है ये। और ये देखिए हेलियोडोरस ने विदिशा में विष्णु का एक जो गरुड़ स्तंभ है उसको बनाया था, और यह स्तंभ हेलियोडोरस नाम से इसको जाना जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। कहाँ पर है ये? विदिशा जिले में है, जिसे आधुनिक बेशनगर के पास में स्थित पत्थर पर निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है, और इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था। ठीक है, कई सारे यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप नोट कर लें, हर एक पॉइंट को एक अच्छे से समझें, उसकी एक्सप्लेनेशन को आप आराम से धीरे से पढ़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला बनी है? ठीक है, पहली महिला बनी है, तो उस समय का कौन सी है? तो वो पहली महिला थी कौन? वो थी प्रियंका मोहिते। ठीक है, प्रियंका मोहिते थी ये पहली महिला थी जो दुनिया की जो 10वीं सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, इसको फतह किया था इन्होंने, प्रियंका मोहिते ने। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला बनी थी। बुद्ध के जीवन बुद्ध के जीवन की जो एक घटना है महाभिनिष्क्रमण को किस रूप में जाना जाता है? तो उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन, है ना। तो सही आंसर जो होगा क्या होगा? तो महाभिनिष्क्रमण क्या था? महाभिनिष्क्रमण वही था जब इन्होंने अपने घर को त्यागा था, है ना। ज्ञान की खोज के लिए निकले थे, तो उनके जो घर को त्यागने की जो ये घटना थी उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से ध्यान से पढ़ लें। देखिए गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें देखकर के बुद्ध की वैराग्य भावना प्रबल हो उठी। और ये क्या है? पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। इनका क्रम पूछा जाता है कि कब कब किस तरह से पूछे गए, कौन कौन व्यक्ति उन्हें मिले। तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिले, एक बूढ़े आदमी मिले, उसके बाद में एक रोगी व्यक्ति मिला, और तीसरे में एक मृत शरीर, और चौथे में एक प्रसन्नचित्त जो सन्यासी था वो मिला था, है ना। और इसी घटनाक्रम के बाद में जो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने मात्र 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था, और इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। मिलिंद पानो क्या है? मिलिंद पानो एक संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फिर क्या है? फारसी महाकाव्य है। ठीक है, तो मिलिंद पानो जो क्या है, यह एक ग्रंथ है जो पाली का है। ठीक है, और इसमें एक मिलिंद है, तो इसमें क्या है? एक यूनानी शासक था मिनांडर। ठीक है, और उन्होंने ही जो नागसेन भिक्षु था, एक नागसेन था, उसके बीच में कुछ वार्तालाप हुए थे, तो उनकी घटना, उनके जो वृतांत है पूरा वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मिलिंद पानो में। तो मिलिंद पानो एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप वर्णित है, और इस ग्रंथ में महान भिक्षु जो नागसेन है वो मिलिंद यानी कि मिनांडर जो है उसके अनेक गूढ़ दर्शनों दर्शाने वाले जो प्रश्न थे उनके उत्तर देते हैं, और अंतोत्तगत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। कौन? जो मिलिंद वो है मिनांडर है, वो क्या बन जाता है? फिर उसके बाद में वो एक बौद्ध बन जाता है ना। चलिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक थे उनका क्या नाम था? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या फिर अश्वघोष। सही आंसर की तरफ चलेंगे, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। नागार्जुन के जो शून्यवाद है के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, और जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है, और इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये वाली जो बुक है ये आपको याद रखनी है, माध्यमिक कारिका,
ये किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी है? नागार्जुन की है। ठीक है, ये नागार्जुन की किताब है, उन्हीं के द्वारा एक रचना है उनकी प्रसिद्ध। तो ये भी पूछा जा सकता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली जो बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पूछा जाता है। 4 बौद्ध संगति हुई हैं, तो चारों बौद्ध संगतियों में कौन कौन उनके अध्यक्ष थे, कब हुई, कहाँ पर हुई, ये बहुत ही अच्छे से याद करके जाना आप। ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद करके जाओगे तो बहुत ही। तो ये था कौन? अजातशत्रु था। पहले ही जब उनकी मृत्यु के बाद में जब पहली जो बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय पे कौन? अजातशत्रु जो था वो कौन था? इसका अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो पिछले जो प्रश्न है उसके दी गई है, तो इसको आप नहीं लेंगे, ये इसको आप कट कर दें। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों द्वारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों के मिलन की एक प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थली है वो कौन सी है? तो वो होगी आपकी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना तट पर स्थित है कौशाम्बी, जो बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लोगों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ज्योतिपुंज एशिया का, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? सभी जानते होंगे। तो जो महात्मा गौतम बुद्ध हैं इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया यानी महात्मा बुद्ध के नाम के लिए जाना जाता हो। ये बौद्ध धर्म के कौन थे? संस्थापक थे, और महान धर्म की स्थापना की इन्होंने, जिसे बौद्ध धर्म कहा गया। और इसका प्रचार प्रसार इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व जो एशिया हैं उनमें भी इनका प्रचार प्रचार किया था। और इनके धर्म की महत्ता को देखते हुए इनके जो विद्वान थे उन्होंने इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना। बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ठीक है, किसने किया? मतलब किनके लिए बनवाई थी? तो ये जो बनवाई थी ये बनवाई गई थी आजीविकों के लिए। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अशोक और उसका एक पुत्र था कौन? दशरथ। इन्होंने के समय में बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ थी उनको काट करके आजीविकों के लिए आवास बनाए। और अशोक के समय में बराबर की जो पहाड़ी की जो गुफाएं हैं, गुफाओं में क्या है? एक सुदामा की गुफा और एक कर्ण चौपड़, ये नामक जो गुफाएं हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सुदामा गुफा या कर्ण चौपड़ ये भी पूछा जाए किसने बनवाई है, तो ये भी किसने? सम्राट अशोक के द्वारा बनवाई गई हैं। तो अशोक और उसके जो पुत्र हैं दशरथ, इन्होंने ही बराबर और नागार्जुनी की जो पहाड़ियाँ हैं उनको काटा, और काटने के बाद में जो आजीविक थे उनके लिए उनके आवास उनमें बनाए गए थे। ठीक है, आजीविक संप्रदाय थी इनकी, आजीविक संप्रदाय है, उसकी स्थापना किसने की? आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व में हेलियोडोरस ने एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया था, और यह कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में है, नासिक में, वेशनगर या फिर मंदसौर? सही आंसर की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वेशनगर, ये वेशनगर में है। तो हेलियोडोरस स्तंभ इनके पूर्वी मालवा के वेशनगर, यानी कि जो अभी वर्तमान में क्या है उसका नाम विदिशा है, तो वहाँ पर है। वो इसे गरुड़ ध्वज या फिर गरुड़ स्तंभ भी इसको हम कहते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव मतावलंबी जो थे उन्हें क्या कहते थे? नैनार, अलवार, भागवत या फिर नामबिहार? ठीक है, चार ऑप्शन से सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये अलवार थे। दक्षिण भारत के जो वैष्णव मत के जो लोग थे उन्हें हम क्या कहते थे? अलवार कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे उन्हें? अलवार। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो सभी जानते होंगे, महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म की जो ग्रहण करने वाली जो पहली जो महिला थी ये कौन थी? तो ये थी इनकी मौसी थी जो प्रजापति गौतमी थी, है ना। उन्हीं वो एक पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इनको मानना नहीं था कि वो महिलाओं को भी इसमें प्रवेश लें, लेकिन जो इनका शिष्य था आनंद, उसके कहने पर ही इन्होंने फिर अपनी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनको बौद्ध धर्म में आने की प्रवेश की अनुमति दी और उनको बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, तो किसके कहने पर ये भी पूछा जाता है कि किसके कहने पर उन्होंने महिलाओं को एंट्री दी? तो वो थे आनंद। कहाँ पर? वैशाली में। पहली बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? पहली बौद्ध संगति अनिरुद्ध, अजातशत्रु
या बिंबिसार या फिर उदय भद्र के शासनकाल में, सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो अजात शत्रु होगा। ठीक है, अजात शत्रु है पहली बौद्ध शक्ति। ठीक है, कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। 483 ईसा पूर्व में ये बौद्ध शक्ति हुई और इसमें जो कहाँ पर होती है? ये राजगृह में होती है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? महाकश्यप इसके अध्यक्ष हैं, है ना, महाकश्यप। और जो शासनकाल था वो उस समय पर अजातशत्रु का था। ठीक है, और इसी समय पर क्या हुई थी? 2 पिटक थे, विनय पिटक और सूत पिटक, इनका भी संकलन किया गया। ठीक है, विनय पिटक और सूत पिटक, इन दोनों का जो संकलन किया गया था वो पहली बौद्ध शक्ति में ही किया गया था। ठीक है, 4-5 बातें क्लियर हुई यहाँ से। सारनाथ में बुद्ध का जो पहला प्रवचन है उसे हम क्या कहते हैं? जब पहली बार उन्होंने जब अपने प्रवचन दिए, है ना, अपने उपदेश दिए, तो वहाँ पर उसकी जो घटना है उसकी क्या कहते हैं? जैसे महाविनिष्क्रमण इनका गृह त्याग है, महापरिनिर्वाण इनके क्या है? इनकी मृत्यु है, जब इनकी मृत्यु होती है। और धर्मचक्र परिवर्तन ही इनका क्या, कौन सी घटना है? जब ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं, है ना, प्रथम उपदेश देते हैं ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आप एक बार देख लें। चलो मैं ये साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो था उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते थे, का क्या था? तो जैसे बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करके, है ना, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो उसकी भी एक घटना है। जब ज्ञान प्राप्त किया था उसकी घटना को किस नाम से कहते हैं वो बताना ज़रा। लेकिन जब जो जैन धर्म है उसमें जो कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता तो उसे हम कैवल्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सही है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम जो विभाजन है वे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो स्थूलभद्र या भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवश्री क्षमाश्रमण। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? श्वेतांबर जो था, श्वेतांबर जो समुदाय थे, संप्रदाय था जैन धर्म समुदाय का, जब इनका विघटन हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में, तो जो श्वेतांबर था उसका संस्थापक कौन था ये पूछा है यहाँ पर। तो श्वेतांबर के थे कौन? तो ये थे स्थूलभद्र। ठीक है, देखिए, भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के जो साधु थे उनका गहरा मतभेद हो गया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जैन धर्म जो थे वे श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो थे, उनको हम कहते थे दिगंबर। और दिगंबर ये कैसे थे? ये नग्न रहने वाले थे, नंगे रहने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को याद रखना है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर स्थूलभद्र हैं और भद्रबाहु जो हैं वो दिगंबर हैं। ठीक है, चलिए, पहली जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पहली जो जैन सभा होती है कहाँ पर हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है, तो 300 ईस्वी में पहली जैन संघ थी। और उस समय मौर्य जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में होती है। अणुव्रत जो शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा है? ठीक है, किस धर्म से जुड़ा है जो अणुव्रत है? तो अणुव्रत जो जुड़ा हुआ है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अणुव्रत का जो अर्थ है वो क्या है? लघु व्रत है। जैन धर्म के अनुसार श्रावक यह अणुव्रतों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन 21, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में जो संस्थापित सुप्रीम कोर्ट था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सभी जानते होंगे और सभी ने रट रखा होगा, है ना। तो ये था, देखिए, 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अंतर्गत ही कलकत्ता में स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसको जो स्थापित इसके अंतर्गत क्या था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो पूर्ण रूप से कब हुई? 1774 में हुई थी। और जो एलिजा इम्पे है वो इसके क्या है? वो पहले इसके चीफ जस्टिस बनते हैं, एलिजा इम्पे। ठीक है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? ठीक है, राज लेख है 1726 का,
या भारत शासन अधिनियम 1858 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पहली बार जो लिखित संविधान था वो प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो इज करेक्ट आंसर होगा। किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, या 1833 के चार्टर अधिनियम के, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा? तो सही आंसर होगा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसी के समय क्या हुआ था, भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। और ये किसके समय में आता है? तो ये वारेन हेस्टिंग के समय में आता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग के समय में ये आता है, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जो अधिवेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे संविधान को पूरी रूप से बनाने के लिए? तो इसमें 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, जो पहला अधिवेशन है, पहली जो सभा हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली होती है, और लास्ट जो होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी 24 जनवरी 1950 को जब बैठक होती है तो उसी समय पर इसमें सभी जितने भी मेंबर्स थे वो सभी इस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, ये 12वां अधिवेशन था। तो टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं इसमें, है ना। तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को आखिरी, और पहला 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, बनाने का समय भी आप सब जानते ही हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में सम्मिलित जो संवर्ती सूची हैं ये कहाँ की देन है, किस देश से ली गई है? सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से क्या ले गए हैं? तो DPSP लिए गए हैं, है ना। और जो ऑस्ट्रेलिया, यहीं से हमारी क्या ले गई है, संवर्ती जो सूची है वो यहीं से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के सामने संविधान की जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, BR अम्बेडकर ने, BN राव ने, या फिर महात्मा गांधी ने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था? तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ये प्रस्तावना का प्रारूप बना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो वहीं जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिखी है। 2 बातें यहाँ पर आपको याद रखनी है। किसको? प्रस्तावना का जो विचार था, जो इसकी थिंकिंग थी, वो अमेरिका के संविधान से ली गई, लेकिन इसकी जो भाषा है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दोनों बातों को हमें याद रखना, दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 ने, 1919 ने, 1935 ने, या फिर 1947 ने? सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ठीक है, भारत में क्या थी? संघीय शासन की जो व्यवस्था थी वो भारत में को। निम्न विशेषताओं में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में एक समान है? दोनों में एक जैसा है। क्या है? नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति, या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो इसमें जो है क्या वो क्या है? वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। दोनों में क्या है? एक समान है, भारत में भी और अमेरिका में। बाकी की जो है वो उनमें सब में भिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के जो संविधान है निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री अय्यर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो निर्मात्री जो सभा थी, निर्माण करने वाली जो सभा थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सभी जानते होंगे। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? उसी दिन हुई थी जिस दिन इसकी पहली सभा को आहूत किया गया था। पहली सभा आई थी, पहली मीटिंग हुई थी,
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान की मूल जो संरचना है उसका जो सिद्धांत का जो स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान से न्यायिक व्यवस्था मूल संरचना के स्रोत ही भारत के संविधान की मूल संरचना के जो सिद्धांत का जो स्रोत है वो क्या है? भारतीय संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों का मत या संसदीय कानून। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, न्यायिक व्यवस्था जो है वो ही क्या है, इसकी मूल संरचना के सिद्धांत का एक सोर्स है, एक स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? ठीक है, देखिए कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है ग्रेट ब्रिटेन, डीपीएसपी आयरलैंड, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका और मूल अधिकार स्विट्जरलैंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं ये स्विट्जरलैंड से नहीं लिए गए, ये कहाँ से लिए गए? यूएसए से लिए गए, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये ले गए हैं मूल अधिकार। बाकी सभी जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है वो ग्रेट ब्रिटेन से यानी कि, है ना, और जो टीपीएसपी है वो आयरलैंड से लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित की गई है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जब जारी करते हैं तो उसकी जो शक्ति मिली है वो कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 वो यहीं से इसकी राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यहाँ से प्रेरित है, क्योंकि 1935 का जो संविधान जो सरकार अधिनियम था इसी की मोस्टली सभी बहुत सारी बातों को हमने अपने भारतीय संविधान में लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से ली गई हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश जो प्रावधान है वो कहाँ से प्रभावित हैं? अधिकांश प्रावधान, अभी इसका आंसर दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो संविधान वो था, अधिनियम था, इसी से ही जब सबसे ज़्यादा प्रभावित है। देखिए भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन था वो किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो ये किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ से चलाया जा रहा था? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम थे वहीं से चला रहा था जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आया था वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत आया था, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह अधिनियम ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था। क्यों लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें क्या हुई थी, उसमें कुछ कमियां रह गई थी और उन कमियों को दूर करने के लिए ही ये अधिनियम पारित किया गया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और इसमें 6 सदस्य होते थे। ठीक है, पूछा जाता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो क्यों लाया गया था, है ना। इसका जो मेन उद्देश्य था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जिसे हम काला कानून के नाम से भी कहते हैं कि काला कानून है ये, है ना, तो उसी के द्वारा क्या हुआ था, इसमें जो कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए ही पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर के आए थे 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। किस अधिनियम द्वारा भारत में वायसराय का जो पद था वो सृजन किया गया था? तो भारत में जो वायसराय का पद था वो किस चार्टर या किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? तो लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था समाप्त कर दिया गया था। आप सभी जानते हैं जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद में 1858 में क्या हुआ था, जितना भी जो शासन था कंपनी का वो उसको समाप्त कर दिया गया था और जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके हाथ में चला गया था, उनके सामग्री बन गई थी। और भारत को गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय कहा जाने लगा। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय का नाम दे दिया गया, जो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चलाता था। और इसके जो पहला जो वायसराय था वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। किस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया? भारत का सम्राट जो शब्द था शाही उपाधि थी और इसको किस अधिनियम ने इसको समाप्त कर दिया? तो इसको समाप्त कर दिया था 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक जो केंद्र था वो कहाँ पर स्थापित किया था? सभी जानते हैं
कलकत्ता, सूरत, बम्बई या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट होगा। इनकी सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था। पहला व्यापारिक केंद्र 1613 में जहांगीर से अनुमति प्राप्त कर सूरत में स्थापित किया। और अंग्रेजों ने दक्षिण में कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में 1611 में, और आर्या गांव यानी कि पुलिकट के नज़दीक में 1626 में अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? मुर्शिदाबाद, हुगली, इलाहाबाद या हरिहरपुर की संधि के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इलाहाबाद की संधि, जो कब होती है, 1765 में। ठीक है, 16 अगस्त 1765 को ये संधि होती है। और इसी के द्वारा जो इंग्लिश इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने के अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवाने अधिकार प्राप्त हुए। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी ये 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा जिला प्रदान किए थे, और जिसके बदले में शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से इन्हें प्रदान कर दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, मुर्शिद कुली खान, यही थे जो मुगल सम्राट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अंग्रेजों ने औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, और अंग्रेजों के पोते अजी मुशान से मतभेद के कारण मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी है ना, कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ पर ट्रांसफ़र की, तो मुर्शिदाबाद में। निम्न में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन, केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली थी इसको स्थापित किया था? तो स्थापित जो किया गया था ये 1935 का अधिनियम आया था, और उसी के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रांतीय सरकारों के गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का जो गठन किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 का जो अधिनियम था इसी के द्वारा प्रांतीय जो सरकारें थीं उनका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? दास्ता का एक नया अधिकार पत्र किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, फिर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर, तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इन्होंने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो था 1935 का, इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, और इन्होंने ही ये कहा था कि हमें दी है लेकिन एक ऐसी कार दी है जिसमें ब्रेक नहीं है, है ना। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था क्या? प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर संघीय न्यायालय। सही आंसर की तरफ चलाएं तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, संघीय न्यायालय, ये सही आंसर होगा, संघीय न्यायालय। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ये जो पारित किया गया था वो जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसको पारित किया था। ठीक है, जुलाई 1947 में। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन या स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? तो स्थायी शासन किसके समय पे आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, रिपन के समय में आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? अंतरिम सरकार बनाई गई थी, है ना, 1946 में। तो 1946 में कब बनाई गई थी, किस महीने की पूछ रहा है? तो सितंबर 1946 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज जो कहने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सूची है और इस सूची को हमें सुमेल करना है। ठीक है,
तो भारत सरकार अधिनियम है, क्रिप्स प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव और पेवेल योजना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे लगता है शायद इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, तो मैं आगे नहीं चलूँगा क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको सामने आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 पास बनेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल में हम इसको बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए, तो पेन कहाँ गया? चलिए देखिए, भारत सरकार अधिनियम जो कि है ये क्या है, इनमें से कोई नहीं है बाकी। तो भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1935 का है। ठीक है, 1935। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव आप सभी जानते हैं 1942 में आया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है ना, 1940 में अगस्त ऑफर था। और जो वेवेल प्लान है वो 1945 का है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो 35 ये फर्स्ट, उसके बाद में फर्स्ट के बाद में 1942 यानी कि फोर्थ, 1 4, उसके बाद में 2 और 1 4 2 3, 1 4 2 3 का पर 1 4 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है ये पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लगा लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो एक प्रश्न से हमें 4 से 5 प्रश्न या तैयार होते हैं, है ना। तो ये 50 प्रश्न थे जीएस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लें, है ना। चलिए फिर आगे मिलेंगे।